हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज के टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट, फीचर्स और स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जीएसटी काउंसिल से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट फोकस ऑन जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एक पार्लियामेंट के बिल के जरिए इसको बनाया गया है। तो दैट्स वाइड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका जो मेन फंक्शन है, अगर गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड कोई भी इशू प्रॉब्लम हो तो ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस करता है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इसका मेन उद्देश्य तो ये है टू क्रिएट वन नेशन एंड वन टैक्स सिस्टम। इसका मेन उद्देश्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2014 में 122 अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस किया गया था जो जीएसटी के बारे में था, एंड देन इट वाज पास 2016 101st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये पास हुआ, एंड फाइनली 1 जुलाई 2017 में ये इंडिया में लागू हो गया। तो देखिए, ये 122 अमेंडमेंट बिल जब 2014 में पास हो गया तो बाद में 2016 में सेम बिल को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इसको एक न्यूमेरिकली इसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत है ये सॉरी। तो ये था जीएसटी काउंसिल। तो नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट सपोर्ट द जीएसटी स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। फर्स्ट, आर्टिकल 279A। इसके तहत जीएसटी काउंसिल को फॉर्मेशन हुआ। 279A जीएसटी जो काउंसिल का एक्ट है, तो इसी एक्ट के जरिए, इसी आर्टिकल्स के जरिए जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ। फिर आता है स्पेशल पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। आर्टिकल 246 में 46A which gives special power to both the center and the state to make law related to GST। मतलब ये कंकरेंट लिस्ट की तरफ लिस्ट की टाइप का है, मतलब स्टेट भी इस पर लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो है 269A। आर्टिकल 269A, इस आर्टिकल के मुताबिक अगर इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक स्टेट से और एक स्टेट में अगर ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ये एमपी मध्य प्रदेश हो रहा है, एक स्टेट से अगर एक स्टेट में इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, मत मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें जीएसटी यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ये जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन जो स्टेट यूज़ करेगा उस प्रोडक्ट को, मतलब जो कंज्यूम करेगा उस गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया जाएगा। तो जीएसटी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, बट ये जो रेवेन्यू जीएसटी है वो बाद में सेंट्रल जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको दे देगा, उसको उसका शेयर दे देगा। ठीक है, तो ये है 269A में ये एक प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैंने डिस्कशन किया। और भी आर्टिकल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इस काउंसिल में कौन कौन लोग शामिल होता है, यानी इसका कॉम्पोजिशंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल इज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर है वही चेयरपर्सन है। ये बहुत सिंपल। और जो काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन होगा तो वो काउंसिल डिसाइड करेगा, वो काउंसिल एक इलेक्ट करेगा एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, जो वाइस चेयरपर्सन होगा। इट्स डिपेंड ऑन द जीएसटी काउंसिल, दे विल डिसाइड हु विल बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। ये टोटली डिपेंड ऑन द काउंसिल। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, जो इस काउंसिल का मेंबर है, वो जितना भी स्टेट है इंडिया में और यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसका जो मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर, वो मेंबर्स है। ठीक है, और जो सेक्रेटरी होता है तो वो एक ऑफिशियल सेक्रेटरी, मतलब वो फाइनेंस मिनिस्टर का एक यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, जो हमारा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं, उस ऑफिस का यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है, जिसको वो एक ऑफिशियल सेक्रेटरी है।
काउंसिल का। अब देखते हैं वोटिंग राइट। वोटिंग राइट इन जीएसटी काउंसिल। तो ये टोटल जो वोटिंग है, वोटिंग वाइट है, वो 100% है, वो 100% है। तो उसमें सेंट्रल का शेयर होता है 33.33%, मतलब 1/3 टोटल वोट इसके शेयर में है, सेंट्रल के शेयर में है। और सभी स्टेट और यूटी मिलकर कंबाइंड मिलकर 66.67% उसका वोटिंग राइट है। तो टू पास एनी काइंड ऑफ डिसीजन, एनी डिसीजन इन जीएसटी काउंसिल 75% मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो 75% मेजोरिटी टोटल वोटर का मेजोरिटी चाहिए। सो दिस मीन सेंट्रल alone cannot take any decision, सेंट्रल alone cannot take any decision, द स्टेट मस्ट ऑल्सो एग्री, ताकि कोई डिसीजन पास हो। अगर किसी भी डिसीजन को पास करना है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी एग्री होना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। सेंट्रल कैन नॉट टेक डिसीजन अलोन। ये सेंट्रल का, स्टेट का भी एक फेडरलिज्म को दर्शाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव, यानी एक्चुअल काम क्या है। देखिए, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का काम है पॉलिसी बनाना, ये ड्राफ्टिंग पॉलिसी बनाना, यानी जीएसटी से रिलेटेड कानून और रूल्स टैक्स रूल को तय करना। जीएसटी रिलेटेड जितना भी कानून है और रूल्स है उसको वो ये बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी काउंसिल है। फिर आता है सेटलिंग डिस्प्यूट। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जीएसटी को लेकर, तो उसको जो रिजल्व करने का काम काउंसिल का होता है, तो वो डिस्प्यूट को रिजल्व करते हैं, ठीक है। ये सेटलिंग डिस्प्यूट। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, हर स्टेट में स्मूथली लागू हो, इसको इंश्योर करता है ये काउंसिल। इसका काउंसिल का जीएसटी को पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी को लागू करना, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एलिमिनेट कैस्केडिंग टैक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये भी है। पुराने ज़माने में जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। उस टाइम एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़ता था। तो जीएसटी टोटल इसको रद्द कर दिया है। तो ये एलिमिनेट कर दिया है कैस्केडिंग सिस्टम को। अब आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या होता है, टैक्स इज कलेक्टेड व्हेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड। जिस स्टेट में ये सप्लाइड हो रहा है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में ये प्रोड्यूस हो रहा है और मान लीजिए दिल्ली को ये सप्लाई हो रहा है, तो दिल्ली यहाँ पर कंज्यूम करेगा। तो ये जो टैक्स सिस्टम डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पर तो IGST लगेगा, मतलब सेंट्रल टैक्स को कलेक्ट करेगा। लेकिन जहाँ पर ये कंज्यूम्ड हो रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको मिलेगा, समझ गए ना। तो दिल्ली को ये टैक्स मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ये शेयर करेगा टैक्स। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड। सप्लाई के ऊपर लगता है। ये जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उसको देना पड़ेगा कब, जब वो रॉ मटेरियल्स को परचेस करेगा, मतलब रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम वो उसको जीएसटी लगेगा। बट जब आउटपुट वो बेचेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट वो बेचेगा, तब उसको वो आईटीसी में उसको डिडक्शंस कर सकता है, बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इट इज़ अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स। देखिए, तो इसका मतलब ये मल्टीपल जो टैक्स सिस्टम था उसको ये रिप्लेस कर दिया है। इट इज़ अ सिंगल टैक्स सिस्टम। यूनिफाइड टैक्स जो सब्स्यूम किया है 17 टैक्सेस को, जो 17 टैक्सेस को सब्स्यूम कर दिया, एक कर दिया। तो अंडर जीएसटी का अंडर ये 17 टोटल जो सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर जो टैक्स था सिंगल, जैसे सेंट्रल के लिए एक्साइज ड्यूटी था, सेंट्रल के लिए एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़, और स्टेट टैक्स जो था जैसे वैट, वैल्यू एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस टैक्स, ये सबको मिलाकर जीएसटी बना दिया है, ठीक है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सब टैक्सेस को ये सब्स्टिट्यूट किया है। फीचर्स ऑफ जीएसटी।
तो चलिए अब बात करते हैं जीएसटी का इम्पोर्टेंट फीचर्स की, जो हर कंपेरिजन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अप्लाइड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अप्लाइड ऑन सप्लाई साइड। सबसे पहले अप्लाइड ऑन सप्लाई साइड, यानी जीएसटी तब लगता है जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई होता है, सेल के वक्त। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोड्यूस होता है उस टाइम कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब प्रोडक्शन सप्लाइड होता है तब टैक्स देना पड़ता है, स्टेट में हो या फिर इंटर स्टेट में हो। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। दैट्स मीन द टैक्स गोज टू द स्टेट व्हेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड। ये जहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोला है, टैक्स गोज टू द स्टेट। मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ये एमपी जा रहा है एक प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्ट अगर एमपी जाएगा तो एमपी का लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, ये कंज्यूम करेगा। तो क्योंकि एमपी का लोग ये कंज्यूम कर रहा है तो एमपी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, सेंट्रल को मिलेगा और एमपी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। सेंट्रल इसको कलेक्शन करेगा और एमपी के साथ शेयर कर देगा, जो इंटर स्टेट टैक्स में आता है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, जब सप्लाइड होगा उस टाइम, समझ गए ना। जहाँ पर कंज्यूम्ड हो रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर कंज्यूम्ड हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। जीएसटी हैज़ 4 मेजर कंपोनेंट्स: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी जिसको बोलते हैं। जीएसटी ड्यूअल फीचर्स है, क्योंकि सेंट्रल को भी मिलता है और स्टेट को भी मिलता है। किसी भी एक स्टेट को मिलेगा और सेंट्रल को मिलेगा, तो इसलिए इसको ड्यूअल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पर आप वेस्ट बंगाल में हो, तो वेस्ट बंगाल में मान लीजिए वेस्ट बंगाल में एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, वेस्ट बंगाल में ही खरीदा, तो ये इसमें 2 टैक्स लगेगा। एक लगेगा सेंट्रल सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। मान लीजिए इसका जो प्रोडक्ट है, इसका ये नेसेसरी आइटम्स हैं, तो इसमें मान लीजिए 5% टैक्स लगता है, तो इसका 2.5 सेंट्रल को मिलेगा और 2.5 स्टेट को मिलेगा, मतलब हाफ हाफ। तो ये है, इसलिए इसको ड्यूअल जीएसटी बोलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन इक्विटी। ये क्लासिफिकेशन है टैक्स स्लैब में 0%, 5%, 0%, 5%, 12%, 18%। ये क्लासिफिकेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन इक्विटी। लग्जरी आइटम पर हाई टैक्स होता है और जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उसमें 0% भी होता है कभी कभी, और कभी कभी मिनिमम परसेंटेज 5% होता है। तो कंपोनेंट जो भी जितना भी टैक्स मैंने बोला, कंपोनेंट सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको एक बार देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल जीएसटी क्या होता है, ये इंटर स्टेट पर लागू होता है, इंटर स्टेट पर सॉरी, मतलब अगर प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हो रहा है और वेस्ट बंगाल में ही बेच रहा है, ये प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में ही बेच रहा है, प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है और बेचा वेस्ट बंगाल में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट या फिर इंट्रा यूटी। मतलब एक अगर यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है, ये दिल्ली है, तो अगर दिल्ली में ही चीज़ों को बेचा जाएगा या सेल किया जाएगा तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी। तो ये इस पर क्या होगा, इस पर सीजीएसटी लगेगा, मतलब सेंट्रल को भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलेगा, तो लेविट करेगा सेंट्रल। ठीक है, तो ये है कॉम्पोनेंट सीजीएसटी का एग्जांपल। स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको एसजीएसटी बोलते हैं, इट इज सेम इंटर स्टेट पर लगते हैं। जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसी स्टेट में अगर प्रोडक्ट को सेल किया जाए तो उस स्टेट को मिलेगा और सेंट्रल को मिलेगा। मान लीजिए 18% टैक्स टोटल है एक प्रोडक्ट का, जो एक स्टेट में हो रहा है, तो अगर सेम स्टेट में इसी स्टेट में ही बेच रहा है, ये प्रोडक्ट इसी स्टेट में बेच रहा है, तो उसका 9%, इसका हाफ 9% मिलेगा सेंट्रल को और 9% मिलेगा स्टेट को। ये होता है स्टेट जीएसटी, मतलब सेंट्रल और दोनों को मिलेगा। यूटी जीएसटी ये भी सेम होता है। अगर एक यूटी है, मान लीजिए दिल्ली तो यूटी है, तो अगर दिल्ली का प्रोडक्ट दिल्ली में ही बेचा जा रहा है तो इसमें 2 टैक्स लगेगा, यूटी जीएसटी लगता है, मतलब दिल्ली को टैक्स मिलेगा और सेंट्रल को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, यूटी को भी मिलेगा और सेंट्रल को भी मिलेगा। अगर टैक्स का स्लैब 5% है तो 2.5% दिल्ली को मिलेगा और 2.5% सेंट्रल को मिलेगा। ये बहुत ही सब एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आईजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर, यानी जब प्रोडक्ट या सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। मान लीजिए
वेस्ट बंगाल से ये एमपी जा रहा है, एक प्रोडक्ट ये एमपी जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए बेचा जा रहा है एमपी पर, तो यहाँ पर आईजीएसटी लाएगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये टैक्स कलेक्शन करेगा, सेंट्रल करेगा कलेक्शन, और बाद में जहाँ प्रोडक्शंस को यूज़ हुआ है, मतलब यूज़ कहाँ पर हुआ है, एमपी पर हुआ है, वेस्ट बंगाल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये एमपी में जा रहा है, मतलब एमपी का लोग यूज़ करेगा इसको या फिर कंज्यूम करेगा, तो ये टैक्स सेंट्रल कलेक्शन करेगा टोटल टैक्स, लेकिन बाद में एमपी को इसका हिस्सा दे देगा, मतलब मे बी 50%, तो 50% एमपी को मिल जाएगा। तो ये होता है इंटर स्टेट, ये इंटर स्टेट होता है। स्टेट टू, अगर एक स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसी स्टेट में बेचा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में इंडिया के वो प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में ही आईजीएसटी लगता है, इसको इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस बोलते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो इससे क्या होता है, दिस हेल्प इन मेंटेनिंग ए स्मूथ एंड यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आईजीएसटी। तो ये हो गया आईजीएसटी। व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंपल शब्दों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंपल शब्दों में इसका मतलब है जो टैक्स अपने रॉ मटेरियल्स परचेस के टाइम, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल्स को परचेस किया है, तो जो टैक्स वो रॉ मटेरियल्स परचेस के टाइम दिया है, उसको उस रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, फिनिश प्रोडक्ट, तो उस टाइम तो टैक्स देगा, तो उसमें वो एडजस्ट कर सकता है। मतलब जब वो फाइनल टैक्स देगा, जो रॉ मटेरियल्स परचेस करने के टाइम टैक्स दिया था, तो उसको डिडक्शंस कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और भी इजीली समझते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का रॉ मटेरियल्स परचेस किया है, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर का किसी भी स्टेट का, तो ये मान लीजिए रॉ मटेरियल्स 1 लाख का परचेस किया है, तो उसमें 80% मान लीजिए टैक्स लग है, मतलब उसको 18,000 पे करना पड़ा। कब पे करना पड़ा था, जब वो रॉ मटेरियल्स परचेस किया था। देन क्या करेगा, वो जो रॉ मटेरियल्स परचेस किया था, उसको वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगा फिनिश गुड्स में, वो फिनिश गुड्स बनाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसको सेल करेगा। मान लीजिए वो सेल किया है 1.5 लाख रुपये में, तो 1.5 लाख का जो 80% टैक्स लगेगा, वो 27,000 आउटपुट टैक्स होगा। जो सेलिंग करेगा उस टाइम 27,000 टैक्स मिलेगा, देना होगा। तो ये जो 27,000 को टैक्स देना होगा, वो आईटीसी को अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम। तो ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, मतलब पहले 18,000 जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था, उस टाइम 18,000 टैक्स दिया था, मतलब अभी 27,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे वो मैन्युफैक्चर जब रॉ मटेरियल्स परचेस किया था, उसका 80,000 डिडक्ट कर सकता है आईटीसी के जरिए। तो ये होता है आईटीसी का क्लेम। तो मतलब उसको अब नेट पे कितना करना पड़ेगा, 9,000 ऑनली। वो 18,000 ऑलरेडी पे किया है, तो ये 27,000 से 18,000 डिडक्शन हो जाएगा, तो फाइनली नेट टैक्स पेबल 9,000 हो जाएगा। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ये टैक्स बर्डन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट अगर आपको फिर से समझना है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके इसको आप ठीक से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी का एडवांटेज क्या है, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल टैक्स लग। ये क्या किया है, जो जितना भी टोटल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस था, ये तो सब इनडायरेक्ट, जीएसटी का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ये मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को, ये मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को एक सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स में कन्वर्ट किया है, कि वन नेशन अगर होगा तो टैक्स भी वन होना चाहिए। तो ये इसका इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र मूव कर रहा है, तो इसमें वैट लगता था, सीजीएसटी लगता था, आईजीएसटी। अब क्या होता है, आईजीएसटी एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी। तो ये वन नेशन वन सिस्टम, ये एडवांटेज है। एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये अवेलेबल हर स्टेज पे। अब जब वैल्यू एडेड होता है, मतलब रॉ मटेरियल से अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो उस टाइम ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप क्लेम कर सकते हो। तो ये जो डबल टैक्सेस होता था, पहले कलेक्शन किया जाता था, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो ये एक सेकेंड एडवांटेज है। सिंप्लीफाइड इंडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड ओवर 15 मेजर, टोटल 15 जितना भी है, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सबको ये रिप्लेस कर दिया है।
तो ये थोड़ा सा 4 जीएसटी कंपोनेंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ओडीएसटी। ये चारों चीज़ में बाकी सब जितना भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्स था उसको रिप्लेस कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इकोनॉमी, देखिए टू क्लेम आईटीसी, अगर अपने आईटीसी को क्लेम करना चाहा तो यू हैव टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बायर्स, बोथ बायर एंड सेलर को रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी मिलता है कि कौन कौन टैक्स पे कर रहा है, कितना लोग है, और ट्रेसेबिलिटी होता है, वो ट्रेस करने भी उसको हेल्प होता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। और होता है बूस्ट टू मेक इन इंडिया, जीएसटी रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर इंडिया। जीएसटी क्या करता है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो चाहे आप वो मैन्युफैक्चर फाइनल प्रोडक्ट सेल करें या ना करें, आपको टैक्स देना पड़ता था। जब भी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था उसको एक टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो ये टैक्सेस, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घटा दिया है, क्योंकि आईजीएसटी फिल कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल्स आपने परचेस किया उसके लिए भी आईटीसी अपने क्लेम कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा जो टैक्स है वो घट जाता है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या होता है, जितना भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है कि हाँ हम प्रोडक्शन करेंगे, हम बिजनेस और भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे मेक इन इंडिया को, इनिशिएटिव को ये बूस्ट करता है। एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, मेकिंग इंडिया गुड्स मोर कम्पिटिटिव ग्लोबली। इंडियन जो प्रोडक्ट है इसको मोर कम्पिटिटिव ग्लोबली में इसको मोर कम्पिटिटिव कर दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट में जीरो टैक्स लगता है, कुछ टैक्स नहीं लगता है। तो ये था एडवांटेज। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज को। जैसे हर कॉइन का दो पहलू होता है, उसी तो वैसे ही जीएसटी का भी कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेस। तो जितना भी स्मॉल बिजनेसेस है तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और रिटर्निंग फाइल भी करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली। ये मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है, तो ये बहुत ही है। अगर आपने नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है स्मॉल बिजनेस के लिए। हाई कॉम्प्लियंस बर्डन, बिजनेस नीड टू फाइल मल्टीपल मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली रिटर्न। तो एनुअली रिटर्न ये सब मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर एंड एनुअली रिटर्न पर आपको ये सब चीज़ें भरना पड़ता है जीएसटी। तो इससे क्या होता है, अगर आपने लेट फी किया तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रूल्स एंड रेट्स, जीएसटी लॉ एंड रेट्स जितना भी होता है, जीएसटी लॉ फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, रेट्स भी चेंज होता है, और स्लैब को भी चेंज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसमें क्रिएटिंग कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जो स्मॉल ट्रेडर है उसके लिए इट्स वेरी हार्ड टू स्टे अपडेट, इसको अपडेट रहना बहुत मुश्किल होता है, एंड एडजस्ट सिस्टम अकॉर्डिंगली। मल्टीपल टैक्स स्लैब, अनलाइक मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री में एक सिंगल जीएसटी सिस्टम है, लेकिन इंडिया में 5 मेजर टैक्स स्लैब था। अभी मे बी टोटल 7 स्लैब हो गया। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 10%। दिस क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेशन लीड टू डिस्प्यूट। इसमें क्लासिफिकेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा स्लैब में जाएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो दैट्स वाज आवर कंप्लीट डिस्कशन ऑन जीएसटी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। बाय द वे, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल, जहां आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा in the simplest way possible. So if you found this helpful, like the video, subscribe to the channel and don't forget to share to your friend. Thanks a lot for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care and keep learning.